गुजरात के सूरत में रहने वाला रमेश पतंग का पुराना कारोबारी था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी हेतल और बेटा जगदीश ही थे। उनका ये छोटा सा परिवार पतंग के ही व्यवसाय से चला करता और वो लोग अपना जीवन बहुत सुखी से बिता रहे थे। जगदीश बेटा उठ जा, आज तेरी आखिरी परीक्षा है, स्कूल नहीं जाना है क्या तुझे? मम्मी उठ जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू भी पतंग का ही कारोबार करे, इसीलिए तुझे अपनी परीक्षा में पास होना होगा। मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं परीक्षा में पास जरूर होऊंगा। हेतल और जगदीश बातें कर रहे थे कि तभी दूसरे कमरे से आवाज आती है। हेतल मेरे कपड़े भी निकाल दो, मुझे भी दुकान जाना है। हेतल वहीं से आवाज लगाती है, अभी आई जी। जगदीश तुम उठ जाओ, चलो मैं तुम्हारे पापा के कपड़े देकर आती हूँ। ठीक है मम्मी, उठ रहा हूँ। ऐसा बोलते ही हेतल तो वहाँ से चली जाती है और जगदीश अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। जी रमेश जी, बताइए क्या मांग रहे थे आप? अरे हेतल जल्दी से कपड़े दे दो, मुझे दुकान पर जाना है, देर हो रही है। अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? अरे तुम नहीं जानती, बाजार में कितना कंपटीशन है, टाइम से दुकान खोलूंगा तभी तो बिक्री होगी। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। हेतल रमेश को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है और रमेश तैयार होकर दुकान के लिए निकलता है और जगदीश अपने एग्जाम के लिए। रमेश अपनी दुकान के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसके सामने भी एक पतंग की दुकान लग चुकी है। उस दुकान को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि दूसरी पतंग की दुकान खुलने से उसके कारोबार में फर्क तो पड़ेगा ही। तभी रमेश का एक दोस्त उसके पास आकर बोलता है, और रमेश भाई कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है आपके सामने भी पतंग की ही दुकान खुली है। हाँ जानता हूँ, पर ये दुकान किसने खोली है? कोई बाहर शहर के व्यापारी लग रहे हैं, अजय विजय नाम है दोनों भाइयों के। सुनने में आया है कि बहुत नए नए पतंग और नया नया मांझा लेकर आए हैं अपने शहर सूरत से बेचने के लिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि सूरत में भी बाहर के पतंग वाले व्यापार करने आए हैं। रमेश भाई आपके कारोबार में तो इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। कैसा फर्क? सब अपने अपने नसीब का कमाते हैं, कोई किसी का नसीब नहीं चुरा सकता। ये बात तो सही बोल रहे हो तुम रमेश भाई। ऐसा बोलकर कमलेश तो वहाँ से चला जाता है, पर रमेश कमलेश की बातों से थोड़ा परेशान हो जाता है और पूरा दिन निकल जाता है। रमेश की 1-2 ही पतंग की बिक्री होती है और वो अपने घर आ जाता है। हेतल कहाँ हो? एक कप चाय ला दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ जी, आज आप दुकान से बहुत जल्दी आ गए, परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं, मेरी दुकान के सामने एक दुकान और खुल गई है और वो लोग नई पतंगे और नए तरीके का मांझा अपने शहर से यहाँ लाकर बेच रहे हैं। इस वजह से सारे ग्राहक उन्हीं की दुकान पर जाते हैं। अच्छा, आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। आपका तो पुराना कारोबार है, ये आपसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? आप तो सब जानते हैं। ये बात तो है। जाओ तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। रमेश जी, मैंने आज आपके लिए ढोकला बनाया है, लेकर आती हूँ चाय के साथ में। ठीक है, ले आना। ऐसा बोलकर हेतल चली जाती है और किचन से ढोकला वगैरह लेकर आती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और अब मकर संक्रांति आने वाली थी, पर रमेश की दुकान में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अजय और विजय की दुकान पर हमेशा ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहा करती और दोनों भाई बहुत लालची थे। भैया आज तो काफी ग्राहक खड़े हैं, आज हमारी बिक्री अच्छी होगी। सही बोल रहे हो छोटे, हम जल्दी से अपना सारा माल बेचकर अपने घर चले जाएंगे, शहर को छोड़कर। और क्या, वैसे भी नकली मांझा जब तक बिक रहा है सारा बेच दो, जब लोगों के हाथ कटेंगे तो लोग उसे नहीं लेंगे। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कच्चे धागे से पतंग बंधवाए तो हैं, जल्दी जल्दी कटेंगी नहीं तो हमारी सारी पतंग बिक जाएंगी और हम जल्दी ही यहाँ से निकल पाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ग्राहकों की भीड़ अजय और विजय की दुकान पर देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। उसके जो पुराने ग्राहक होते हैं वो भी नए डिजाइन के रंगों के कलर देखकर उन्हीं की तरफ आकर्षित होते और रमेश अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। क्या हुआ रमेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए? आज दुकान नहीं गए क्या? दुकान जाकर भी क्या करूं, कोई ग्राहक तो आता नहीं है। मुझे तो लगता है अब हमें शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा।
आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे सामने जो दुकान खुली है वो लोग कच्चे धागे की पतंग सस्ते दामों में बेच रहे हैं और उनका मांझा भी प्लास्टिक वाला है, पर लोगों को तो उनके नए डिजाइन पसंद आ रहे हैं। हितल और रमेश बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ जगदीश आता है, उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, पापा आपको भी अपनी पतंग के डिजाइन चेंज करना चाहिए। जगदीश बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको भी अपने डिजाइन चेंज कर लेने चाहिए। प्लास्टिक का मांझा बाहर शहर से मंगवा लेना चाहिए। अच्छा, तुम चाहती हो मैं भी लोगों के साथ खिलवाड़ करूं, उन्हें धोखा दूं? इसमें धोखे की क्या बात है? वो बिना बताए बेच रहे हैं, आप लोगों को बता देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जैसा करता आया हूँ वैसा ही काम करूँगा। पापा वैसा ही काम करना है, पर आप अपने पतंग के डिजाइन बदल लो। तुम बताओ कैसे डिजाइन चेंज करूँ? पापा एक काम करो, आप अपनी पतंग पर किसी कार्टून कैरेक्टर के फोटो बनाओ, ये देखकर बच्चे आपकी पतंग की ओर आकर्षित होंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब दी है। ठीक है, मैं आज ही कारखाने में जाकर बच्चों के लिए कार्टून वाली पतंग बनवाता हूँ। रमेश अपने कारखाने में जाकर बच्चों के लिए कार्टून वाली पतंगे तैयार करवाता है और फिर वो पतंगे लेकर अपनी दुकान पर जाता है और वो देखता है कि अजय विजय की दुकान पर लोग हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नकली सामान बेचा था। फिर कुछ लोग उसकी दुकान में आग लगाकर उसे मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं और उसकी दुकान बंद हो जाती है। दुकान पर कार्टून वाली पतंग देखकर बच्चे और सभी लोग अब रमेश की दुकान की तरफ आकर्षित होते हैं और रमेश की सारी पतंग बिक जाती है और उसे अच्छा खासा लाभ होता है। असम की स्वाति दिल्ली से पढ़कर अपने घर पहुंच गई थी और कुछ ही दिनों में उसने घर का सारा काम सीख लिया था। स्वाति बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जिसके लिए उसकी मम्मी सुशीला अब लड़कों के रिश्ते तलाश रही थी और हर बार की तरह स्वाति इस बार भी मना कर देती है। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी कि स्वाति हर रिश्ते को मना क्यों कर देती है। ऐसा बोलते हुए सुशीला स्वाति के कमरे में जाती है। स्वाति आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हर रिश्ते के लिए मना क्यों कर देती हो। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखो स्वाति, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम हमें बता दो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मम्मी, अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है, पर वो अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, वो कोई न कोई रिश्ता लाती रहती थी और स्वाति बहाने बनाकर रिश्तों को मना कर दिया करती। स्वाति आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हो, किसी रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करती हो? कारण क्या है? मम्मी मैं किसी को पसंद करती हूँ। सुशीला के बार बार पूछने पर स्वाति अब बता ही देती है। किसे पसंद करती हो तुम? मम्मी उसका नाम जगबीर है और वो मेरे साथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है। वो दिल्ली में रहता है? नहीं मम्मी, वो दिल्ली में नहीं रहता, जगबीर पटियाला से है और मम्मी वो लोग पंजाबी हैं। जगबीर के घर वालों को पता है ये बात कि तुम असम से हो? मम्मी जगबीर के घर में ये तो पता है कि वो मुझे पसंद करता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं असम से हूँ। तू बेटा उसके लिए अपने रिश्ते को मना कर रही है, उसके घर वाले नहीं माने तो? नहीं मम्मी, जगबीर ने मुझे वादा किया है कि वो अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लेगा। तुम जगबीर को फोन करो और इस रिश्ते को लेकर उसे घर आने को कहो। ठीक है मम्मी। अपनी मम्मी को राजी होता देखकर स्वाति खुश हो जाती है और वो जगबीर को कॉल करती है। पहली ही बार में जगबीर कॉल नहीं उठाता, तभी स्वाति घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा, जगबीर ने फोन नहीं उठाया? नहीं मम्मी, पता नहीं क्यों, क्या पता कहीं बिजी हो या फोन रखकर भूल गया हो। तुम दोबारा मिलाओ। स्वाति जगबीर को दोबारा से फोन करती है और जगबीर इस बार फोन उठा लेता है। हेलो जगबीर, कैसे हो तुम? मैं कॉल कर रही थी, तुमने रिसीव नहीं किया। वो मैं मम्मी के साथ था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया था। जगबीर तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मान गई? हाँ जगबीर, मेरी मम्मी मान गई। तुम जल्दी से रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं अगले संडे अपनी मम्मी के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। फिर संडे को जगबीर अपने माता पिता के साथ स्वाति के घर आता है और जगबीर की माँ हरजोत को स्वाति देखते ही पसंद आ जाती है। अरे बहन जी, हमें तो तुम्हारी कुड़ी बड़ी पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। आपको पता भी है ना कि हम असम से हैं। असम से हो तो क्या, हो तो इंसान ही। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। बस तो फिर दिसंबर में शादी कर लेते हैं। बस अब तो तुसी दिसंबर की शादी की डेट पक्की समझो। जैसा आप कहीं बहन।
स्वाति और जगबीर का रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते दिसंबर का महीना भी आ जाता है और उनकी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जगबीर की मम्मी हरजोत को स्वाति के यहाँ की कुछ रस्मों में झिझक होती है, पर वो शादी के उत्सव में कुछ नहीं बोलती और शादी खत्म हो जाती है। हरजोत, बहू आ गई, पूजा की थाली लेकर आओ, बहू का स्वागत नहीं करोगी? आ रही हूँ सुखबीर जी। हरजोत पूजा की थाली लाती है और स्वाति और अपने बेटे जगबीर की आरती करती है और बोलती है, बहू अब तुसी अपने दाहिने पैर को आगे करके ये कलश गिराओ और घर बिच विराजो। हरजोत के कहने पर स्वाति कलश को पैर मारकर गिराती है। तुम्हारा स्वागत है बहू साडे घर में। थैंक यू पापा जी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुझे जो भी बात पूछनी हो बाद में पूछ लेना, हम पंजाबी हैं और तुम्हें हमारे सारे रीति रिवाज मानने होंगे और जो भी तुमने अपने मायके से सीखा है ना उसे वही छोड़ देना, समझी ना पुत्र? ठीक है मम्मी जी। अरे हरजोत जी, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? पूछो तुम बहू, क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं पापा जी। हरजोत का ऐसा रवैया देखकर स्वाति डर जाती है और फिर कुछ नहीं पूछती। फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो कुछ भी करती तो हरजोत उसे दूसरे राज्य के होने के कारण सुनाया करती और स्वाति को बहुत बुरा लगता। कुछ ही दिनों में लोहड़ी आने वाली थी। हरजोत स्वाति से बोलती है, अरे पुत्र 15 दिनों में लोहड़ी है, मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में सबको पता चले कि तुम दूसरी कास्ट की हो। लोहड़ी के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना, सोसाइटी में मेरी नाक न कट जाए पुत्र। हरजीत की नई बहू है कि कुछ जानती नहीं, किसी के मुंह से मैं ऐसा न सुन लूं। हरजीत की बात सुनकर स्वाति मन ही मन सोचती है, हे भगवान कहाँ फंस गई, मुझे तो लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये सब रस्में कैसे करूँगी। हरजोत तो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है पर स्वाति सोच सोच कर परेशान हो जाती है। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन निकल गए और अभी मैंने लोहड़ी की कोई तैयारी नहीं की। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं, किससे मदद लूं। स्वाति सोच ही रही थी कि तभी उसे जगबीर बोलता है। स्वाति क्या हुआ? कुछ नहीं जगबीर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? जगबीर के पूछने पर स्वाति उसे सब बताती है। जगबीर, मम्मी जी ने मुझसे लोहड़ी की तैयारी करने को कहा है। हाँ तो कर लो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब फिर तुम जानते हो तो मुझे लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो असम के हैं और असम में लोहड़ी नहीं मनाते। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है, किसी में भी लोहड़ी के बारे में देख लो, एक एक रस्म के बारे में सब चीज आ जाएंगी। हाँ, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं फोन पर लोहड़ी के बारे में सब जान सकती हूँ। हाँ, तुम फोन में सर्च कर लो और अगर कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अभी सर्च करती हूँ। स्वाति अपने फोन में लोहड़ी के बारे में सब कुछ सर्च कर लेती है और लोहड़ी की सारी रस्में सीख लेती है। वो अपनी सेविंग से एक फुलकारी सूट भी ऑर्डर करती है। ऐसे ही लोहड़ी आने में एक ही दिन बचा था। लोहड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब बस लोहड़ी में जो भांगड़ा होता है मुझे वो सीखना है। भांगड़ा तो मैं टीवी देखकर भी सीख सकती हूँ। भांगड़ा सीखने के लिए स्वाति टीवी में भांगड़ा लगा लेती है। उसे देखकर भांगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ जगबीर आता है। ये क्या कह रही हो स्वाति? तुम तो जानते हो ना कि मुझे भांगड़ा नहीं आता, वही सीख रही हूँ। अच्छा। ऐसा बोलकर जगबीर हंसने लगता है। हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा भांगड़ा देखकर जैसे मैं करता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हें भांगड़ा सिखाता हूँ। ठीक है। जगबीर स्वाति को भांगड़ा सिखा देता है और फिर लोहड़ी की सुबह होती है और पूरी सोसाइटी सज जाती है। रात होती है और पूरी सोसाइटी के लोग एक पार्क में लोहड़ी मनाने के लिए जमा होते हैं। सुखबीर जी जल्दी आ जाओ, सब लोग चले गए, हम ही रह गए। चल हरजोत। अरे बच्चों, हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों कब चलोगे? मम्मी मैं तो तैयार हो गया, ये स्वाति को टाइम लग रहा है, आप चलिए हम लोग आ रहे हैं। स्वाति सब रस्मों और रिवाजों के बारे में जान लिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया? पूछ लो, अभी सोसाइटी के सामने मेरी नाक मत कटवाना। मम्मी आप परेशान मत होइए, आप चलिए मैं आता हूँ लेकर। चलो ठीक है। ऐसा बोलकर हरजोत और सुखबीर लोहड़ी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जगबीर और स्वाति दोनों ही उस पार्टी में आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखते रह जाते हैं। जगबीर ने कुर्ता पजामा पहना था और स्वाति ने एक फुलकारी सूट जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और पार्टी में पहुँचते ही हैप्पी लोहड़ी मम्मी जी। हैप्पी लोहड़ी पुत्र। स्वाति को फुलकारी सूट में देखकर हरजोत की तो आंखें खुली रह जाती है और वो बहुत खुश होती है। स्वाति सभी रस्मों को बहुत अच्छे से पूरा करती है और ये सब देखकर हरजोत की पड़ोसन शहनाज हरजोत से बोलती है, हरजोत बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, दूसरी जात की होते हुए भी सारी रस्में कितने अच्छे से कर रही है। एक हमारी बहू है, हमारे जीते जी ही हमारी इज्जत नहीं करती। अरे सही कह रही हो बहन जी,
जात में कुछ नहीं रखा। हाँ। दूसरों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर हरजोत को पछतावा होता है और वो अपने व्यवहार की माफी स्वाति से मांगती है। अरे पुत्र स्वाति बेटा, मैनू माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी इसमें कोई गलती नहीं लगी माँ जी, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ और आपने मुझे बेटी की तरह ही रखा है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि जो तुम्हें समझ आ गया कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, सब हमारे ही देश के वासी हैं। आप सब किस चीज में लग गए? सब लोग आओ, मिलकर लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं।